नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। भूगोल विषय की श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। यह एक द्वैतवादी परिकल्पना है। जैसा कि अब तक के अध्याय में हमने अद्वैतवादी परिकल्पनाओं यथा कांट की वायव्य राशि परिकल्पना एवं निहारिका परिकल्पना का अध्ययन किया, उसी क्रम में द्वैतवादी परिकल्पना की आज पहली परिकल्पना, जिसे चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, का अध्ययन करेंगे। इस परिकल्पना का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि निहारिका परिकल्पना या अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के विपरीत चैम्बरलिन महोदय ने सन 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी इस ग्रहाणु परिकल्पना की प्रस्तुति की। इस परिकल्पना के द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, वरन उसकी बनावट, उसकी उत्पत्ति, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागरों और महाद्वीपों की रचना के विषय में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई है जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना, वरन इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों से मिलकर हुई है, जिसमें से एक सूर्य था और दूसरा उसका साथी विशाल तारा। आइए हम प्रारंभ करते हैं चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना की विवेचना। जैसा कि प्रत्येक परिकल्पना में हम विद्वानों के चित्र के द्वारा अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ करते हैं। दिखाए गए चित्र में यह चैम्बरलिन महोदय हैं और द्वितीय चित्र में दिखाए गए महोदय मोल्टन महोदय हैं। चैम्बरलिन एक ब्रिटिश विद्वान थे जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1940 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना में सिर्फ ये नहीं बताया कि पृथ्वी और सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ था, बल्कि उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से ऊष्मा की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति, वायुमंडल का संगठन, महासागरों का जन्म, इन सभी तरह की बातों में अब प्रकाश डाला है। आइए जानते हैं दो तारों के संयोग से कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना के बारे में चैम्बरलिन महोदय हमें बताते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य तथा उसका साथी तारा। इसीलिए इसे द्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं, क्योंकि अब तक की जो परिकल्पनाएं उनमें हमने पढ़ी, उनमें हमने एक ही तारे के बारे में पढ़ा कि एक कोई तत्व था, उसे वायव्य राशि कहिए, उसे निहारिका कहिए, जो भी तत्व था वो एक ही था। प्रथम बार चैम्बरलिन महोदय ने बताया कि इस ब्रह्मांड और पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से नहीं हुई, बल्कि दो तारों के संयोग से हुई है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। एक को इन्होंने कहा कि एक सूर्य तारा था और दूसरा उसका साथी तारा था। ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्य के पास एक विशालकाय तारा पहुंच गया। इनकी परिकल्पना में ये आगे बताते हैं कि ब्रह्मांड में घूमते हुए मतलब कि सूर्य घूम रहा था और घूमता हुआ एक विशालकाय तारा उसकी तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे करके उसके पास पहुंचने का प्रयास कर रहा था। पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से अनगिनती छोटे छोटे कण बाहर आने लगे। अब ये तारे की आकर्षण शक्ति के कारण इन्होंने कहा है कि सूर्य के धरातल से अनगिनत छोटे छोटे कण बाहर आने लगे। अभी तारे की आकर्षण शक्ति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी में ज्वार आता है, जिसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल। तो ये यहाँ पे अपनी परिकल्पना में उसी ज्वारीय बल को महत्व देते हैं और उसी की भूमिका बताते हैं कि उसी की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से अनगिनत छोटे छोटे कण जो हैं वो बाहर आने लगे। जो तारा था उसमें इतनी आकर्षण मतलब इतना आकर्षित करने की शक्ति थी कि सूर्य के धरातल से अनगिनती छोटे छोटे कण जो हैं बाहर आने लगे। इन छोटे छोटे बिखरे हुए कणों को ही इन्होंने ग्रहाणु या प्लैनेटिसिमल कहा।
प्लैनेटिसिमल या ग्रहाणु कहने के कारण ही चैम्बरलिन की इस परिकल्पना का नाम ही पड़ा है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। आगे ये बताते हैं, जैसे कि आप पहले इसे चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से देख लीजिए, ग्रहाणुओं से सौर मंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, प्रारंभिक अवस्था में जो सूर्य है वो अकेला था, लेकिन जैसे जैसे साथी तारा उसके पास आने लगा, विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे कण हैं वो उसके पास से अलग होने लगे। सूर्य के चारों तरफ से छोटे छोटे अनगिनती प्लैनेटिसिमल जो है निकलने लगे। धीरे धीरे आने वाले समय में कुछ करोड़ों वर्ष उपरांत धीरे धीरे, क्योंकि ये सब जो कार्य है ये एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में नहीं होता है, बल्कि वर्षों का समय लगता है, तब ऐसी चीज़ों का निर्माण होता है। फिर कुछ सालों बाद, कुछ हजार सालों बाद इस प्रकार का चित्र में जैसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके वर्तमान सौरमंडल का निर्माण हुआ। आगे ही अपनी परिकल्पना बताते हैं कि बिखरे हुए ग्रहाणुओं में जिनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा था, यही भावी ग्रहों के केंद्र भाग बने। अब सूर्य से जो प्लैनेटिसिमल या ग्रहाणु निकल रहे थे वो नाप तोल के एक साइज़ के तो सारे निकल नहीं रहे थे, कोई बड़े कण थे, कोई छोटे कण थे। तो चैम्बरलिन महोदय अपनी परिकल्पना में बताते हैं कि ये जो कण थे, इसमें जो बड़े वाले कण थे वही बाद में ग्रहों के जो हैं वो केंद्र बने, कि मतलब बड़े बड़े कण थे, उनमें छोटे छोटे कण जो हैं आकर्षण शक्ति से इकट्ठा होते गए, और एक ठोस भाग में जब उनका निर्माण हो गया तो उन्हीं से ग्रहों का निर्माण बताते हैं। असंख्य ग्रहाणुओं ने मिलकर ही सारे ग्रहों का निर्माण किया। जैसा कि प्रस्तुति के पहले ही बता दिया गया कि चैम्बरलिन महोदय ने मात्र पृथ्वी की या सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि हमारे पृथ्वी के अंदर या सौरमंडल में वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, ऊष्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है, और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि चैम्बरलिन महोदय ने अपनी कुछ ऐसी समस्याएं भी थी या ऐसे कुछ मूल भी थे जिनका जो परिणाम है वो कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया है। इसी कारण इस परिकल्पना का महत्व विशेष हो जाता है। प्रथम तो यह द्वैतवादी पहली परिकल्पना है। दूसरा, अभी तक की परिकल्पनाओं में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अतिरिक्त और किसी उत्पत्ति के बारे में कहीं भी विवेचना नहीं की गई है। यहाँ पे ये बताते हैं कि वायुमंडल का संगठन, प्रारंभ में जब पृथ्वी की रचना अपनी शुरुआती अवस्था में थी तो उस समय संभवतः पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का आकार बढ़ता गया इसने वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात या एक्सेप्ट करना प्रारंभ कर दिया। अब ये जो आत्मसात तत्वों को किया, ये तत्व कहाँ से आए, तो इन तत्वों का जो स्रोत है वो दो प्रकार का था। पहला था बाह्य उद्गम स्थान, जब पृथ्वी का आकार अधिक बड़ा हो गया तो उसने स्वतंत्र वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात कर लिया। और द्वितीय जो था वो आंतरिक उद्गम स्थान था, जिसमें वायुमंडल के जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसें प्राप्त हुई, और बाह्य उद्गम स्थल से प्रायः सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। इस प्रकार से वायुमंडलीय तत्वों को जैसे जैसे आत्मसात करता गया ब्रह्मांड, उस तरह से धीरे धीरे करके यहाँ पर वायुमंडल का संगठन हो गया। इसके अतिरिक्त चैम्बरलिन महोदय ने महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित विचार भी बताए हैं। जब इन्होंने कहा कि जब वायुमंडल में स्थित जलवाष्प संपृक्ता अवस्था में पहुंच गया, पूरी तरीके से संतृप्त हो गया, तो जल वृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के आकार में क्रमशः वृद्धि के साथ साथ हुई है। पृथ्वी की ऊष्मा शक्ति कई साधनों द्वारा संभव हो सकी। जब ग्रहाणुओं का समूहन हो रहा था उस समय ग्रहाणुओं के आपसी टकराव के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे ग्रहाणु इकट्ठा होते गए उनके केंद्र भाग पर दबाव बढ़ता गया, जिस कारण तापक्रम में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार चैम्बरलिन महोदय जहां ब्रह्मांड और सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना में अपने विचार देते हैं, साथ ही साथ वायुमंडल, महासागर और ऊष्मा की उत्पत्ति से संबंधित महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित भी अपनी जानकारी जो है प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक इस परिकल्पना के मूल्यांकन का सवाल है
तो चैम्बरलिन ने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महासागरों, महाद्वीपों की उत्पत्ति, वायुमंडल की रचना, पर्वतों के निर्माण की समस्या को भी सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कुल मिलाकर यह विचारधारा किसी भी समस्या को पूर्ण रूपेण और मतलब पूरी तरीके से प्रमाणों के साथ जो है वो साबित नहीं कर पाई। यही कारण है कि अन्य परिकल्पनाओं की तरह इन्हें भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि ग्रहाणु जो बने उनका समूहन की जो क्रिया है वो पूरी तरीके से वर्णित नहीं की गई है, पूरी तरीके से उसे नहीं बताया गया है कि कैसे कैसे कौन से ग्रहाणु ऐसे थे जो संगठित हो पाए, ऐसे कौन से ग्रहाणु थे जो विलुप्त हो गए, जो नष्ट हो गए, क्योंकि ग्रह तो 9 ही हैं लेकिन ग्रहाणु तो असंख्य मात्रा में निकले थे। और आगे ये भी कहा गया कि एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका से मतलब एक छोटे से तारे के ज्वारीय शक्ति बल के कारण संपूर्ण सौर मंडल की रचना कल्पना मात्र ही जान पड़ती है। इस प्रकार हम देखेंगे चैम्बरलिन का जो प्रयास है वो तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, केवल पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति ही नहीं बल्कि महासागरों, पर्वतों, वायुमंडल, ऊष्मा इत्यादि से संबंधित विचार भी इन्होंने संसार के समक्ष प्रस्तुत किए, परंतु फिर भी वर्तमान समय में यह परिकल्पना मान्य नहीं है। आशा करती हूँ कि मेरी सरल भाषा में आप लोगों को चैम्बरलिन एवं मोल्टन की यह परिकल्पना समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।